हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बात करें आज के पहले प्रश्न को, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो काल प्रभावन के वैज्ञानिक जो अध्ययन है इसे जरा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जरा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो वृद्धावस्था और काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं देख लेते हैं जीव विज्ञान की। तो एनाटॉमी, इसमें शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। एंथोलॉजी की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फल, सब्जियों व उद्यान पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। ये सभी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास कराता है? तो बात करें एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में अगर जानें तो एंटोमोलॉजी प्राणी विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि भोजन में जीवाणु डैश के बीच की तापमान सीमा में सबसे तेजी से वृद्धि करते हैं। तो अगर बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान में सबसे तेजी से जीवाणु मतलब बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। इसके बारे में अगर जानें तो जीवाणु या बैक्टीरिया के संक्रमण से खाद्य विषाक्तता को हो सकती है। जीवाणु वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तें आर्द्रता, तापमान, प्रोटीन युक्त पदार्थ, निम्न अम्लीय वातावरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। भोजन में जीवाणु 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की तापमान सीमा में सबसे तेजी से वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक जहां वे आश्रय और पोषण साझा करते हैं डैश संबंध कहलाते हैं। तो बात करें, इसे सहजीवी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में अगर देखें तो कुछ जीव पेड़ों की जड़ों में रहते हैं और तथा आश्रय और पोषण साझा करते हैं। ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। पेड़ कवक को पोषक तत्व प्रदान करता है और बदले में मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेने के लिए उससे मदद प्राप्त करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके डैश में होता है। तो बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बात करें तो पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया वायुव्य श्वसन के अंतर्गत आती है। तो वायुव्य श्वसन के अंतर्गत हम जानते हैं पायरुवेट जो होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है जिसमें पायरुवेट बनता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका विखंडन हो जाता है। इसे वायुव्य श्वसन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। अगर बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। लाइसोसोम किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंश को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम एक कोशिकांग होता है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के बाहर या कोशिका के भीतर कोई भी कोशिकांग या पदार्थ जो कि कोशिका के लिए हानिकारक हैं, खराब हो चुके हैं, उन्हें लाइसोसोम अपने अंदर गला देता है। तो ध्यान रखना है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कहते हैं। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका एक पतली परत से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है।
कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर के अणुओं को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। इस पदार्थ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है वो किस झिल्ली से घिरा होता है? तो इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म से घिरा होता है, एक जेली की तरह का एक पदार्थ होता है जिससे कि कोशिका का केंद्रक घिरा होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो कोशिका केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका भित्ति के बीच होता है। नोट, इसमें क्या ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज जो हुई थी वो ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? देख रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है DSSB में और BSSC के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक उपयोगी आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो बात करें तो जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। तो जो भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है शरीर में वो राइबोसोम में होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, राइबोसोम ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 70S टाइप और 80S टाइप। 70S और 80S टाइप के होते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, मतलब कि जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता है, उसमें 70S टाइप के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया हो गया, जो भी जीवाणु विषाणु हो गए, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। 80S की बात करें तो 80S में जो 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो कि विकसित कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक विकसित होते हैं, उनके अंदर 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम मेनली क्या काम होता है इनका? तो इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये हो गया आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी ही वीडियो लेके चलेंगे क्योंकि छोटी वीडियो देखने में थोड़ी आसानी होती है और याद रखने में आसानी होती है। तो ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।